सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है राज्यसभा। ये जो राज्यसभा का जो टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन और राजनीति, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बेहद उपयोगी है। आरपीएससी के एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए चर्चा करते हैं राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा का संगठन। राज्यसभा जो है, इसको राज्यों का सदन भी कहते हैं, संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इनके चुनाव में भाग लेते हैं, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा भी गया है कि कौन से सदन को द्वितीय सदन, उच्च सदन, वयोवृद्ध सदन, अनुभवी सदन या राज्यों का सदन कहते हैं। राज्यसभा को कहते हैं, लोकसभा को नहीं कहते। अनुच्छेद 80 में लिखा गया है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। ये जो 250 हैं, इसके बारे में कहा गया है कि इसमें से 238 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है? 12। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन फिलहाल जो सदस्य संख्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 245 है। इस 245 में से 229 सदस्य राज्यसभा के राज्यों से चुने जाते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ये जो 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, उनमें से 3 दिल्ली से और 1 पांडिचेरी से चुना जाता है। 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 5 केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली से राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधि नहीं चुना जाता है। अब सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? दरअसल राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनते हैं। निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं विधानसभाओं के, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव की जो प्रणाली है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसमें आपको ध्यान रखना है, केवल दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। दरअसल राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ना चाहता है। यानी राजस्थान की राज्यसभा सदस्य कोई बिहार का, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भी चुना जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा के और विधान परिषद के चुनाव एकमात्र ऐसे चुनाव है से होते हैं। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि किसके चुनाव गुप्त मतदान की बजाय खुले मतदान से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा और विधान परिषद में खुला मतदान होता है। यानी जो वोट डालने वाला निर्वाचित प्रतिनिधि होता है वह एजेंट को अपना वोट दिखाता है, अपनी पार्टी के एजेंट को, कि मैं इस कैंडिडेट को वोट डाल रहा हूं। तो खुला मतदान होता है। राज्यों की जो सीटें अलॉट की गई हैं वो उनकी जनसंख्या के आधार पर अलॉट की गई हैं। जैसे सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, 31, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य 10 चुने जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होता है कि वहाँ से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 राज्यसभा सदस्य चुना जाता है और 50 लाख से यदि जनसंख्या ज़्यादा हो तो प्रत्येक 20 लाख पर 1 सदस्य चुना जाता है। योग्यताएं क्या हैं? योग्यताएं वही हैं, भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 30 वर्ष हो और संसद द्वारा विहित अन्य योग्यताएं धारण करता हो। लोकसभा और राज्यसभा में केवल इतना अंतर है कि लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष आयु और राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। कार्यकाल, दरअसल राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। कार्यकाल लोकसभा का होता है।
और लोकसभा सदस्यों का होता है 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों में से प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। जब अप्रैल 1952 में पहली राज्यसभा का गठन हुआ था और 13 मई 1952 को जब राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसमें से ये तय किया गया था कि भाई 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर होंगे। तो 1952 में जब गठन हुआ तो 1954 में 1/3 सदस्यों को पद छोड़ना था और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो कोई भी मनमर्जी से तो कोई अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो लॉटरी सिस्टम के आधार पर जो है 1/3 सदस्यों को 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त किया गया, फिर 4 वर्ष बाद फिर लॉटरी सिस्टम के आधार पर सेवानिवृत्त किया गया। उसके बाद में ये क्रम निरंतर हो गया। कार्यकाल सदस्य का 6 वर्ष होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अपना पद छोड़ देते हैं। अगर मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र हो जाए तो उपचुनाव होता है। जो उपचुनाव के द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है वह उस सदस्य के शेष रहे कार्यकाल के लिए चुना जाता है। पूरे 6 वर्ष के लिए उपचुनाव में चुना जाने वाला कैंडिडेट नहीं चुना जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा उपचुनाव में यदि कोई व्यक्ति जीतता है तो वो पूरे 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं करता, बल्कि जिस सदस्य की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया गया उसके शेष कार्यकाल के लिए वह चुना जाता है। सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो उसका पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपको पता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही करती है, वह 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। सभापति का यदि स्थान रिक्त हो तो उपसभापति उसकी जगह लेता है, लेकिन उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो तो राष्ट्रपति तय करता है कि राज्यसभा के सदस्यों में से कौन उपसभापति जो है चुना जाएगा और वह सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। हटाने के लिए उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा अपने तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर सकती है और हटा सकती है। सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, और जब राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा अपने तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, यानी राज्यसभा के सभापति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय वह बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपसभापति कभी भी चाहे तो सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। सभापति के अधिकार और कर्तव्य वही हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के हैं, बस अंतर इतना है कि राज्यसभा का सभापति किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित नहीं कर सकता, केवल स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष ही किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त बैठक जो होता है दोनों सदनों का, उसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। तो राज्यसभा लोकसभा की तुलना में बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसका अपना महत्व है। जैसे विधायी शक्तियों की यदि हम बात करें तो विधायी शक्तियों के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान हैं, कि दोनों सदनों द्वारा साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित होना आवश्यक है। जब तक दोनों से पारित नहीं होता तब तक उसको पारित नहीं समझा जाता। साधारण विधेयक को लेकर यदि कोई विवाद होता है तो दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। यदि वह 6 माह में प्रस्ताव पारित नहीं करती है या फिर ऐसे संशोधन या सुझाव करती है जो लोकसभा को मंजूर नहीं हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है। यद्यपि उसमें जीत जो है लोकसभा की होती है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से ज़्यादा है। लोकसभा अब तक 3 बार दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक हो चुकी है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, 1978 में बैंकिंग विधेयक को लेकर और 2002 में कोटा कानून को लेकर। तीनों बार लोकसभा की ही विजय हुई है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से ज़्यादा है। वित्तीय शक्तियाँ राज्यसभा की न के बराबर है, क्योंकि धन विधेयक और बजट लोकसभा में पेश किए जाते हैं। धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार भी स्पीकर के पास है। अनुदान की मांगों पर चर्चा और जो बजट पर जो चर्चा होती है उसके अंदर जो है लोकसभा की बातें मानी जाती हैं।
लोकसभा ही कोई कटौती प्रस्ताव जो अनुदान की मांगों पर पारित कर सकती है। लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है, धन विधेयक, राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन अपने पास रख सकती है। ये कई बार कॉम्पिटिशन में आया हुआ है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन पास रख सकती है? 14 दिन। 14 दिन तक अगर राज्यसभा अनुमति नहीं देती है तो ये मान लिया जाता है कि धन विधेयक स्वतः ही पारित हो गया है। या फिर राज्यसभा सुझावों के साथ लोकसभा को लौटाती है तो लोकसभा की मर्जी है उसके सुझाव माने या न माने। संविधान में संशोधन करने के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा जो है अलग अलग पारित होना आवश्यक है। यदि अलग अलग पारित नहीं होता तो वह रद्द हो जाता है। जैसे 1989 में 64वां और जो 65वां संविधान संशोधन विधेयक था वह इसलिए पारित नहीं हुआ क्योंकि राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया था। आपातकाल की उद्घोषणा की स्वीकृति के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा है तो संसद के दोनों सदनों से 1 माह में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, और यदि राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल है तो दोनों सदनों के द्वारा बैठक के 2 माह के अंदर पारित होना आवश्यक है। मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया है और उसके बाद में आपातकाल लगाया गया है तो राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में होती है, राज्यसभा के द्वारा उसको पारित किया जाना आवश्यक है। कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं जो लोकसभा के साथ मिलकर उपयोग करती है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव जो है उसमें दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव भी दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है राज्यसभा के तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से यदि पारित हो जाए और लोकसभा साधारण बहुमत से स्वीकृति दे देते तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। कुछ राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं जो लोकसभा के पास ये शक्तियाँ नहीं हैं। जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करती है। संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ये क्वेश्चन IAS में भी आया हुआ है और RS में भी आया हुआ है कि और एक स्कूल लेक्चर के एग्जाम में भी आया हुआ है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय कौन से अनुच्छेद के तहत घोषित कर सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत कर सकती है। और कौन सा बहुमत चाहिए होता है? उपस्थित और मतदान का 2/3, कुल का नहीं, कुल का 2/3 नहीं, कुल का आधे से अधिक भी नहीं, बल्कि उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। और यह 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता, लेकिन राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1-1 वर्ष करके बढ़ा सकती है। 2 बार राज्यसभा ऐसा कर चुकी है। 1952 में व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था। इसके बाद में 1986 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा की व्यवस्था को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था। यानी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। वैसे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है। दूसरी विशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। राज्यसभा ऐसा कर चुकी है। राज्यसभा ने अखिल भारतीय वन सेवा का जो गठन किया। सांसदों की सदस्यता का अंत अनुच्छेद 101 में बताया गया कि संसद सदस्यों की सदस्यता कब खत्म हो जाती है? जब यदि दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाए तो एक से त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक सदन का सदस्य दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाए तो पहले वाले सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि 2 सीटों पर चुन लिया जाए तो 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति बिना सदन की अनुमति के 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जैसे नवंबर 2000 में पंजाब से जो निर्दलीय राज्यसभा सांसद से बरजिंदर सिंह हमदर्द, उसको सदन की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी क्योंकि वह लगातार 7 दिन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहे थे। अगर कोई व्यक्ति सदन के किसी एक सदन का, संसद के किसी एक सदन का और राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो, और अगर वह राज्य विधानमंडल की सदस्यता नहीं छोड़ता तो संसद की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। निर्वाचित होने के बाद व्यक्ति सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता का धारण नहीं करता तो भी वह संसद का सदस्य नहीं रहता। अगर विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ले तो भी संसद की सदस्यता समाप्त कर लेती है। कोई लाभ का पद धारण कर ले, दिवालिया या पागल हो जाए तो भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है।
और राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग से सलाह करके किसी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो सकती है। अनुच्छेद 110वीं अनुसूची में दल बदल कानून के आधार पर लोकसभा के मामलों में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के मामलों में सभापति दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहरा सकता है। अब ये कुछ परीक्षा उपयोगी बातें हैं कि राज्यसभा का सभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, उनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर कार्य ग्रहण कर लेते हैं, उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा उपसभापति का जो चुनाव होता है, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से 6 वर्ष के लिए करती है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी को सभापति के कार्यों के लिए चुनता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसकी बात अपन कर चुके हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देता बल्कि भारत के राष्ट्रपति को देता है, जबकि राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से हुआ था, जिसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और सभापति जो थे उस समय भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया और हाउस ऑफ पीपल जो था उसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। उच्च सदन की अध्यक्षता बताया जा चुका है भारत का उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्यों का खुले मतदान के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। राज्यों को सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर एक राज्यसभा सदस्य चुने जाने का प्रावधान है। न्यूनतम आयु राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी विघटन नहीं होता। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य 31 चुने जाते हैं। 2/3 से 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं राज्यसभा के। 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। अब आपका असाइनमेंट है कि आप राज्यसभा का संगठन, कार्य और शक्तियों का विवरण लिखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।